नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन विषय। मिलॉर्ड, जवानी के जमा खर्च से कब तक काम चलेगा। दूसरा, करणी सेना भाजपा की दोस्त या दुश्मन। तीसरा, मायावती जी ने रमजान में मुस्लिमों का साथ छोड़ा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, मिलॉर्ड, जवानी के जमा खर्च से कब तक काम चलेगा। अभी आप एक बीच में एक ऑर्डर आया था, उस पे बहुत थोड़ा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था, सबको थोड़ा सकते में आ गए थे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक कुछ अजीबो गरीब ऑब्जर्वेशन दिया, मैं उस पर आऊंगा। जब उन्होंने कुछ एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज को उन्होंने बहुत जनरल ढंग से कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या हुआ इसमें अगर ऐसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की एक बेंच ने कल उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था, उसके ऑब्जर्वेशन पे स्टे लगा दिया है। और ऑब्जर्वेशन जो जो था वो बड़ा अजीब था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज साहब लोगों ने कहा कि हमने कंसिडर किया है, और उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए इसको स्टे कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हम तो इस हाई कोर्ट से कहते हैं कि तुम भाई अपना वो करो, लेकिन इसमें ये ऑब्जर्वेशन, इनके ऑब्जर्वेशन इतने खराब हैं कि हमें ये ऑर्डर देना पड़ रहा है। अब उसमें आरोप था कि आरोपी ने, अब जरा सुनिएगा, हम कोट अनकोट कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि आरोप ये था कि जो आरोपी हैं, दे ग्रैब द ब्रेस्ट ऑफ द विक्टिम एंड वन ऑफ देम ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा एंड ट्राइड टू ड्रैग हर बीनीथ द कलवर्ट। ये मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, इसको क्या क्या हिंदी में पढ़े जो आप समझ रहे हैं। मतलब घर की बच्ची के लिए आप इस तरह की बातें क्या करें। ये जज साहब ने, हाईकोर्ट के जज साहब ने ये बताया कि इस तरह का आरोप लगाया आरोपी। फिर जज साहब ने इस तरह का ऑर्डर क्यों दिया, हाईकोर्ट के जज साहब ने, ये भी एक अपने में सोचने वाली बात। केस क्या था ये जरा पहले समझ लीजिए, फिर जज साहब की भी बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कासगंज। कासगंज की एक महिला ने अपने नाबालिग लड़की के साथ 10 नवंबर 2021 को जब वो घर लौट रही थी तो गांव के दो युवकों ने उसको, उसके साथ यौन दुराचार किया। डिटेल यह है कि वो 10 नवंबर 2021 में घर लौट रही थी, उसी के गांव के दो युवक मिले रास्ते में मोटरसाइकिल पे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जानने वाले थे। उसने कहा ठीक है, रास्ता था। उसने उस बच्ची को मोटरसाइकिल में बैठ गई, और फिर वो जो उस बच्ची के वक्षस्थल और उस बच्ची के पैजामे का नाड़ा ये सब खुला। जो ये, और मैं इसलिए इन डेट्स को मेंशन कर रहा हूँ, 10 नवंबर 2021 में हुआ। ये कितना मुश्किल सफर होता है किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी परिवार के लिए, इस राह से चलना। वो जो जब ये उन लड़कों ने किया, उसके बाद वहां क्या हुआ कि गांव, ये इंसिडेंट आपको पता है। फिर वहीं से इत्तेफाक था उस लड़की को कि तो ईश्वर ने मदद की। जब उसको कलवर्ट के नीचे, उस पुलिया के नीचे ले गए थे, तो वहां ट्रैक्टर से दो व्यक्ति उधर से गुजर रहे थे, और जब उन्होंने चीख चिल्लाहट सुनी तो वो वहां ट्रैक्टर रोक के आए, तो लड़के वहां से भाग गए। अब उसकी माँ दूसरे दिन पुलिस में कंप्लेन कराने ले जाती है। कंप्लेन, पुलिस ने कंप्लेन दर्ज नहीं। मतलब ये मैं सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी पुलिस कितनी संवेदनशील है। ऐसा प्रदेश जो ये कहता है कि हम तो मतलब बिल्कुल ठोक देंगे और जीरो टॉलरेंस है, वहां पे ये उस बच्ची के साथ दुष्कर्म में पुलिस ने नहीं लिखा। और जो लड़के थे उनमें से एक के पिता ने ये धमकी दी कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेन की तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। खैर,
जनवरी 2022 में, नवंबर का इंसिडेंट है, जनवरी 2022 में कासगंज में पॉक्सो कोर्ट में उसकी मां ने एप्लीकेशन दी। कासगंज उस कोर्ट ने अर्जी को ही कंप्लेन मानते हुए पुलिस से 21 मार्च 2022 में केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। केस दर्ज हो गया। कोर्ट ने पीड़िता और गवाह के बयान दर्ज कर लिए और पीड़िता और गवाह के बयान दर्ज करने के बाद 376 रेप की दफा होती है, रेप के केस में उन दोनों युवकों को समन जारी किया। और पॉक्सो तो लग ही रहा था क्योंकि नाबालिग लड़की है। अब ये जो आरोपी थे जिनको पॉक्सो पे समन गया था इस रेप चार्ज का, वो पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इस समन के खिलाफ उन्होंने एक अपील दायर कर दी। अब जरा ये जो हाई जज साहब हैं हाई कोर्ट में, इन्होंने उस रेप की धारा, मतलब किस केस रेप की धारा 376 होती है, उसकी जगह एक एक हल्की धारा, मतलब जो माइनर ऑफेंस में आती है 354 विद इन ब्रैकेट 4 के तहत इस केस को हैंडल करने के लिए लोअर कोर्ट को आदेश दिया कि तुम इसमें करो। और उस समय, और ये आदेश उन्होंने 17 मार्च 2025 को दिया, और वो आदेश लिखाते समय ये बताया कि उस लड़की के वक्षस्थल और उस लड़की के पजामा खोलना कोई ऐसी बात नहीं है। ये जज साहब कौन है ये भी जरा समझ लीजिए। ये जज साहब है राम मनोहर नारायण मिश्रा जी। राम भी है, मनोहर भी है, नारायण भी है, मिश्रा जी हैं, और देवरिया के रहने वाले। ये मैं कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि इनके घर तक पहुंचे, इनके घर के जो रिश्तेदार हो उन बच्चियों तक पहुंचे कि तुम्हारे घर के मामा, चाचा, नाना, फूफा जो हैं वो इस तरह के उनका रेप के बारे में विचार है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जुडिशियल सर्विसेज वाले जज साहब हैं, जुडिशियल सर्विसेज में काम किए हैं, लोअर कोर्ट में बहुत दिन काम किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया, और फिर ये हाई कोर्ट में एलिवेट हुए हैं। और अपने उसके पूरे कार्यकाल का एक अच्छा खासा समय इन्होंने जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, JTRI बोलते हैं, लखनऊ में एक बड़ा प्रांगण है, वहां पे जजों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग देने वाले मास्टर साहब हैं जो जजों को पढ़ाते हैं कि क्या है। तो जरा आप सोच लीजिए कि जो इनके जो शागिर्द निकले होंगे उनके यौन शोषण के बारे में किस तरह के विचार होते होंगे कि, मतलब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। मैं इसलिए ये इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये थ्योरी में मास्टर जी भी, और मास्टर जी के इस तरह के विचार। एक जो अब जो मूल बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक तो JTRI में है तो ये सारी थ्योरी समझते हैं, इनको बिल्कुल ठीक से आता है, नंबर एक। लोअर जुडिशरी से एलिवेट होके आए हैं तो ये उसको भी समझते हैं। 13, और एक सबसे बड़ी चीज है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 13 नवंबर 2024 को ये ऑर्डर रिजर्व कर लेते हैं, और करीब 4 महीने से ज्यादा, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने से ज्यादा के बाद ये उस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। 4 महीने तो क्या कर रहे थे, हिसाब किताब तराजू लेके बैठे थे क्या कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसी को तौल रहे थे ना। और फिर आप ये ऑर्डर देते हैं और लोअर कोर्ट के करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने नाम जानबूझ के इनका लिया है। इनका नाम मैं फिर से कह दे रहा हूं, राम मनोहर नारायण मिश्रा, देवरिया के रहने वाले, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे हैं। क्योंकि एक चीज जजों का देख लीजिए, जो मैंने जब जब कहा ना माय लॉर्ड जवानी जमा खर्च काम नहीं चलेगा, ये सब तो कहा, नाम कहीं नहीं आया है, नाम से नहीं बोला, ऑर्डर में नाम नहीं। आप पेपर में देख लीजिए, पूरा पेपर पढ़ डालिए, इनका नाम नहीं आया। दूसरी तरफ मैं इसलिए बता दूं कि जो ये मिलॉर्ड है, अब सुप्रीम कोर्ट ये सुन रहा है कि जो एक, मैं दूसरे को उसकी बात कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के वर्मा जी जिनके यहां पैसा इतना मिला है, FIR होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। पैसा मिला, जला हुआ पैसा मिला, करेंसी जलाना अपने में अपराध है। जज साहब के यहाँ 15 करोड़ मिला, 50 करोड़ मिला, सबको पता है हाँ ये मिला है। FIR हो सकती है कि नहीं हो सकती क्योंकि ये मिलॉर्ड है। मतलब इस तरह के तमाम वो हैं जो बंबई में हो रहा है, उसमें जस्टिस ओक है, वो अपना कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, बड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब है, हाँ बड़ा देश का वो है, लेकिन ऑर्डर नहीं देंगे। एक जज साहब हैं इंजीनियर राशिद के, अभी आया, इंजीनियर राशिद MP हैं बारामूला से, अगर मैं गलत नहीं हूं, उमर अब्दुल्ला को हराए थे।
उनको जेल तिहाड़ में है, पहले ही से तिहाड़ में थे। वो कह रहे हैं कि भैया मुझे जरा सेशन अटेंड कर लेने दो, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, 7-8 दिन बचे उसी में कर लेने दो। जज साहब ने बहुत ज्ञान दिया है ना ये को कि देखिए ये कुछ नहीं हो सकता है, ये क्या है 7-8 दिन में क्या होगा, और इनको आप ऐसा क्या ये कर लेंगे बाहर, और आप बिल्कुल सारा ज्ञान दिए हैं, जजमेंट रिजर्व कर लिए। तो ये जो जबानी जमा खर्ची जज साहब लोग करते हैं, इट इज इलीगल ऑर्डर इलेक्शन, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है बिल्कुल गलत है, मुंह जबानी जमा खर्च। अब आ जाइए करनी सेना भाजपा की दोस्त है या दुश्मन। जनरली ये जितने एक्सट्रीमिस्ट और राइट विंगर्स होते हैं, ये ऐसा माना जाता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये भाजपा के पक्ष में ही काम करते रहते हैं। एक इंसिडेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश के एक सांसद है रामजी लाल सुमन, दलित हैं, और उन्होंने अभी 20-21 मार्च को उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य में उन्होंने राणा संघा के बारे में कुछ कहा जो ठीक है, मतलब वो बिल्कुल विद इन एनीवन हैज अ राइट कि भाई उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया, उस पर मेरा रिएक्शन करने का राइट है, लेकिन मैं मुंह जबानी रिएक्शन नहीं हुआ। उन्होंने जब ये वक्तव्य दिया राणा साना के बारे में, वो एक रेफरेंस था, उस पर उन्होंने एक पूरी चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में लगा दे रहा हूं। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा है, उन्होंने कहा है उस चिट्ठी में कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट औरंगजेब की कब्र खोदो, ये खोदो, वो तो मुगल, उस देश का मुगल शासक था ही, लेकिन उस रेफरेंस में अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया। अब लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। रामजी लाल सुमन की उम्र 75 साल है, पुराने पॉलिटिशियन हैं, लोकसभा से फिरोजाबाद से रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इस समय राज्यसभा में हैं, और सीनियर आदमी है, समाजवादी हैं वो। अब वो जो हो रहा है, जो मुझे जो समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स क्या हो रही है? पॉलिटिक्स ये हो रही है कि सपा के साथ अब बाई एंड लार्ज राजपूत नहीं है, राजपूत अब बीजेपी के साथ ज्यादा है। जो पहले एक समय सपा के साथ एक अच्छी संख्या में राजपूत रहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के चीफ मिनिस्टर बनने से वो राजपूतों का एक बड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब वहां पे थोड़ा टसल है राजपूत और ब्राह्मण का, इसमें भी दो राय नहीं है, मतलब बीजेपी में। मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दूं, यूपी विधानसभा में 49 राजपूत एमएलए हैं। 2022 में जो हुआ था 49 राजपूत एमएलए हैं, उसमें से 43 बीजेपी में हैं और 4 समाजवादी पार्टी में। तो बीजेपी के स्टेक्स बहुत हाई हैं। और रेफरेंस के लिए बता दो 52 ब्राह्मण एमएलए भी हैं। और एक और चीज बता दो, बीजेपी के 33 लोकसभा एमपी हैं, उसमें से 5 राजपूत हैं। समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा एमपी ज्यादा हैं, लेकिन राजपूत केवल 2 हैं। तो स्टेक्स बीजेपी का राजपूतों के साथ एज अ, क्योंकि आजकल तो यही पॉलिटिक्स हो रही है ना, कास्ट पॉलिटिक्स, वो ये जात है, वो ये जात है, उसको मैनेज करो। अब मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ की वजह से राजपूत इधर अलाइन हुए हैं। लेकिन जो ये आगरा में जाके जब उन्होंने रामजी लाल सुमन जी के घर में तोड़फोड़ की, पुलिस वहां थी, मुख्यमंत्री उस समय आगरा में थे, और मतलब ये पता था कि ये होने जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया। बाद में पुलिस पहुंची, जैसे जैसे हम और आप पिक्चर में देखते हैं, जब वारदात हो जाती है तब पुलिस पहुंचती है लीपापोती करने के लिए। इसमें जो मुझे समझ में आता है कि ये दलित वर्सेस सवर्ण कहीं ना कहीं से होता जा रहा है। और मुश्किल क्या हो रही है कि दलित कहां जाए, वो बीजेपी से अगर हट रहे हैं तो कहां जाए, उनके लिए एक समस्या ये है कि कहां जाए। बसपा के बुरे हाल है, समाजवादी पार्टी उनकी नेचुरल अलाई नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक कारण ये भी है कि जैसे समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही खास वोट बैंक था मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन जब आजम खान की परेशानी हुई तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को उनके पक्ष में खड़े होकर, मजबूती से खड़े होकर, मतलब बोलते हुए खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब कोई कुछ कहेंगे मैं तो ये किया था, कोई नहीं हुआ। और उसी तरह से अभी जब ये दलित वाला जब मामला हुआ है, तो कहीं पे मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेता, खास करके अखिलेश यादव जी, कहीं खड़े हुए नहीं दिखाई दे। अरे भाई आगरा चले जाते, उनके घर चले जाते, घर टूट गया उसके बाद चले जाते, तो कहीं लगता ना कि आप हमारे साथ खड़े हैं। तो आगरा तो आप गए नहीं। ऐसे में मुझे ये जो लगता है कि जो इसका नफा नुकसान है, वो किसका नफा और किसका नुकसान, तो बीजेपी का हो रहा है, इसमें कोई
दो राय नहीं, दलित वोट की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी में वो राजपूत थे उससे, क्योंकि उसका बैकलैश भी होता है, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा तो बैकलैश होगा। समाजवादी पार्टी का फायदा नहीं हो रहा है, इंडिया गठबंधन का फायदा हो रहा है, और किसका फायदा हो रहा है? मेरे हिसाब से इसमें कांग्रेस का भी फायदा हो रहा है। अब अगर कांग्रेस अपनी रणनीति ठीक करती है, नए उनके प्रेसिडेंट आए हैं, चंगू मंगू से थोड़ा छुटकारा अगर मिल पाता है, ऐसा लगता है लोगों में कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी हो रही है, तो जरूर दलित जो है वो उसके पास वो आकर्षित होंगे, क्योंकि अगर यहां रहना है तो बीजेपी में तो आपको सवर्णों का ये सब झेलना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब बात कर लें तीसरी, मायावती जी ने रमजान में मुस्लिमों का साथ छोड़ा। कल मायावती जी ने एक बीएसपी की बड़ी बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने दो चीजें साफ की। उन्होंने कहा कि अब अगला 2027 का इलेक्शन हम दलित प्लस मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी के साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पुराना वोट आधार था दलित प्लस मुस्लिम, वो नहीं ठीक से चलता है, क्योंकि मुस्लिम हम लोगों को ठीक से वोट नहीं देते। हालांकि मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मायावती जी पिछली बार जब 10 सीटें उनकी 2019 में एमपी की आई थी, उसमें से 3 मुस्लिम, दानिश अली, अफजाल अंसारी और हाजी फजलुर रहमान साहब, ये 3 लोग उनकी पार्टी से जीते थे 10 में से। लेकिन उनका ये मानना है कि नहीं, मुसलमान उनका वो इस तरह का मुसलमान ने उनका साथ नहीं दिया, मुसलमान। अब वो कर क्या रही है, वो 2 संयोजक हर जिले में बना रही है। तो एक वो एससी रहेगा, एक ओबीसी रहेगा। फिर ये 2 संयोजक हर विधानसभा में 2 संयोजक बनाएंगे, एक वही पुराना, एक एससी और एक ओबीसी। अब इनके जिम्मे ये काम किया गया है कि आप बीएसपी ने जो काम किए हैं 95 में, 97 में, 2002 में, 2007 में, वो जाके गांव-गांव प्रचारित करें। जैसे मोदी जी बताते हैं कि मैंने ये काम किया, उस तरह से प्रचारित करिए। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसका एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी ने अभी अपने जिला अध्यक्ष बदले हैं, चेंज एक नई लिस्ट आई है, कांग्रेस ने बदले हैं, और वहां पे आप सबने अपने अपने हिसाब से ओबीसी और दलित और सबको रिझाने की कोशिश की, उसमें नहीं, लेकिन मायावती जी को भी कुछ करना था। तो उन्होंने पहले तो कहा कि मुसलमानों के साथ अब मामला नहीं चलेगा, और काम में जो सबसे ज्यादा वो बैकवर्ड उनको लगता है, उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि यूपी बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट एक था, यूपी बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये देश में पहला ये डिपार्टमेंट बनाने वाली वो थी। जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इसको अलग किया था, उसका अलग बजट नियुक्त किया था, तो ये जाके सबको बताइए कि हम ये करना है। मैं थोड़ा एक और चीज बता दूं, क्योंकि वो मायावती जी को कब वो समझ में आएगा। मायावती जी जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें उनकी 0 सीट आई है, उनको वोट मिला है 2.06%, 0 सीट, 2% वोट, और उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए थे 543 में 488। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट लड़ाने वाली जो पार्टी थी उसका नाम बहुजन समाज पार्टी था, जिसने 488 लड़ाए थे। जी, बीजेपी जो 240 जीत के आई थी, उसके टोटल कैंडिडेट जो 2024 में लड़े थे वो 441 थे। मायावती जी उससे 47 और ज्यादा लड़ाई थी, 0 आए थे उसके। हालांकि वो मॉडल दूसरा है, क्योंकि अगर टिकट है तो उसमें कुछ कुछ और उसका फायदा होता है, बीएसपी गेट्स समथिंग अगेंस्ट टिकट, तो वो उसका फायदा रहता है। कांग्रेस जो नंबर 2 की पार्टी, जिसकी 99 सीटें आई, उसने 328 लोग लड़ाए थे। और मैं रेफरेंस के लिए इसलिए बता दूं, क्योंकि जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की है एमपी के हिसाब से, 37 एमपी वाली समाजवादी पार्टी के कुल कैंडिडेट लड़े थे 71, 71 में 37 जीते, मायावती जी के 488 में 0 जीते। ये समझना मायावती जी को खुद ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उनकी हड़बड़ाहट है कि ओबीसी को करेंगे तो कभी उसको करेंगे तो दलित को करेंगे, आप ओबीसी तो छोड़िए बहन जी, आप अपने दलित वोट को ही अगर कंसोलिडेट कर लीजिए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब दलित वोट भी आपके पास से भाग रहा है। डिबेट इस बात की हो सकती है कि वो जाके बीजेपी में शिफ्ट होगा कि इंडिया गठबंधन में जाएगा, लेकिन आपसे तो वो भागने के पूरा मन बना लिया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।